हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब बात है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता क्या है। ये वो क्रॉप है जिसमें किसी भी तरह का जीन मॉडिफिकेशन गया हो आर्टिफिशियली। इंडिया अभी सोच रहा है कि सोया मील, जो कि लाइव स्टॉक फीड, मतलब कि हमारे जो गाय भैंस इन लोग को खिलाने के लिए जो इम्पोर्ट किया जाता है उसको जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील है उसको इम्पोर्ट किया जाए। अगर हम कंसर्न देखें जीएम क्रॉप्स का, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण जीएम क्रॉप्स रिलेटेड, तो पहला तो खुद है इकोलॉजिकल कंसर्न। यानी कि अगर किसी भी जीन में हम चेंजेस लाएं और उसके बाद उसका क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ वैरायटी डेवलप हो जाए जो कि टॉलरेंट हो या रेजिस्टेंट हो वीड्स का, दैट आर डिफ़िकल्ट टू इरेडिकेट। मतलब कि ऐसे वीड्स क्रिएट हो जाएं जो कि मुश्किल होगा फिर हैंडल करना। दूसरा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है या जो जीन पूल है वो भी इंडेंजर्ड हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके। अगर आप बायोसेफ्टी कंसर्न से देखें तो इसमें आप पाओगे कि जीन ट्रांसफ़र में आपका रिस्क रहता है टॉक्सिसिटी का। ठीक है। दूसरा कि न्यूअर प्रोटीन इन जीएम क्रॉप्स विच हैव नॉट बीन कंज्यूम्ड एज फूड्स हैव द रिस्क ऑफ बिकमिंग एलर्जेंस। तो एलर्जेंस का एक रिस्क रहता है, दूसरा टॉक्सिसिटी का रिस्क रहता है। तीसरा है कि जीन यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैव लेड टू ट्रांसफर ऑफ जस्ट सच जीन्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें भी वो जीन ट्रांसफ़र होने का चांस है। तो हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न अगर हम देखें तो इसमें आप पाओगे कि पहला तो पेटेंट इन्फोर्समेंट। देखिए, जो कंपनीज ये सीड्स बनाती हैं उनका एक तरह से मोनोपोली हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे सीड्स बनाती हैं कि एक ही बार उनका यूटिलाइजेशन होता है। अगर आप दूसरी बार यूज़ करना चाहते हो तो फिर आपको उसे ख़रीदना पड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा है कि जैसा मैंने कहा कि वो एक ही सीज़न के लिए ग्रो कर सकती है, मतलब इसे टर्मिनेटर सीड भी कहा जाता है। तो ये आपके सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न है रिलेटेड टू जीएम क्रॉप्स। ठीक है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का अगर बाकी आप जानना चाहो तो यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया और कनाडा जो है वो टॉप 5 जीएम क्रॉप ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है। इंडिया में बीटी कॉटन है जिसको अप्रूव किया गया है फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि एक सिंगल जीन को आइसोलेट किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद उसका कॉपी बनाया जाता है और दूसरे प्लांट में इंसर्ट किया जाता है। सीड्स जो है फ्रॉम मैच्योर प्लांट्स आर स्टडीड एंड सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड। तो इस तरह से हमने एक प्लांट का सीड निकाला, ठीक है, उसके बाद दूसरे प्लांट में डाला और उसके बाद वो जो प्लांट उसका सीड से ग्रो करेगा उसमें नए कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ओवरऑल आप समझ गए होंगे। अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क के अनुसार जाओ तो आप इसमें आपको पता होना चाहिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। उसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है ये एफएओ की बॉडी है, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड कोड्स या गाइडलाइंस देती है। ठीक है। ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हो। अगर बेनिफिट्स देखो जीएम फूड क्रॉप्स का तो है, एक तो टॉलरेंस बढ़ता है, उस क्रॉप की टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाती है, चाहे वो आपका क्लाइमेट हो, कोल्ड हो। साथ में जो क्रॉप प्रोटेक्शन है वो भी आपका बढ़ता है, मतलब कि वो जो प्लांट वैरायटी है वो ज़्यादा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगा डिजीज़ को हैंडल करने का। और साथ में ये प्रमोट करती है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस सच एज नो टिल फार्मिंग। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि इम्प्रूव करती है एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, मतलब कि हम लेबर इनपुट को कम कर सकता है लेकिन जो आउटपुट है आपका वो ऊपर हो जाएगा, मतलब आउटपुट ज़्यादा लेबर कम, कॉस्ट कम इनपुट का। तो इस तरह से इनपुट आउटपुट रेशियो बेटर हो जाता है। तो इस तरह से हमने समझा जो बेनिफिट है जीएम फूड क्रॉप्स का। अब बात करें कि जो जो कंसर्न है उस रिगार्ड में वे फॉरवर्ड कैसे होगा, तो एक तो है कि हमें फोकस करना चाहिए जीएम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा, उस पर जो स्टेक होल्डर्स है उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। जो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जीएम टेक्नोलॉजी को उसको इंकरेज करना चाहिए। साथ में जो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए, वो चाहे वो फार्मर हो, रिसर्चर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या आपकी गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज़ हो।
तीसरा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, और चौथा कि स्ट्रिंजेंट और क्लियर रेगुलेशन लानी चाहिए। तो इस तरह से हमने जीएम टेक्नोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया। थैंक यू।